हेलो बच्चों, आप सभी का भारत ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग CBSE क्लास 9th की जो फिजिक्स हम लोग पिछला जो वीडियो बन चुका है फिजिक्स, उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए और वो चैप्टर को कंप्लीट करते हुए, तो पिछले क्लास में जैसे हम लोग पढ़े थे एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में क्या था, फ्री फॉल के बारे में क्या था, स्मॉल जी कैपिटल जी के बारे में क्या था, ये भी हम लोग पढ़ चुके थे। तो देखिए ज़रा, उसके आगे हम लोग ये टॉपिक को बढ़ा रहे हैं और इसमें बहुत कुछ पढ़ना है। फ्री फॉल के बारे में पढ़ना, इक्वेशन ऑफ मोशन इन फ्रीली फॉलिंग बॉडीज का क्या होता है और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। मास के बारे में जानेंगे, वेट के बारे में जानेंगे, ठीक है, मास और वेट का डिफरेंस देखेंगे और स्मॉल जी और कैपिटल जी का भी डिफरेंस देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखिए, यहाँ पर पिछले क्लास में जो पढ़े थे, क्या पढ़े थे, स्मॉल जी कैसे फाइंड करेंगे, जी इक्वल टू GM/r², ठीक है। रेडियस ऑफ अर्थ है, जी को बोला था एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है। एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे फाइंड करते हैं, कैपिटल जी M/r²। जी क्या है, इसे बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये मास ऑफ द क्या होता है, ये रेडियस ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ। तो देखिए ज़रा, यदि रेडियस ज़्यादा हो जाएगा तो एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि क्या है उसका इन्वर्स है। तो देखिए ज़रा, जी की वैल्यू जो है वो कहाँ कहाँ डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, जी की वैल्यू मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड नहीं करता, मास पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये जो स्मॉल जी है, अब इसके बारे में देखेंगे। देखिए जी की जो वैल्यू होता है, इसकी जो वैल्यू होता है, वैल्यू ऑफ जी, जी की जो वैल्यू है, इस जी की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट नहीं होता है, सभी प्लेस पे कांस्टेंट नहीं होता है। मतलब द वैल्यू ऑफ जी इज नॉट कांस्टेंट एट ऑल प्लेसेस। जी की जो वैल्यू है, मतलब कौन सी जी, स्मॉल जी की जो वैल्यू है हर जगह पे कांस्टेंट नहीं होता है। लेकिन ये जो कैपिटल जी है, इसकी वैल्यू यूनिवर्स में कहीं भी फिक्स्ड होता है। वो कितना होता है, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ये फिक्स होता है, इसलिए इसको बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये कहाँ कहाँ पे चेंज करता है, कहाँ वैरी करता है, उसे जानेंगे। वेरिएशन ऑफ एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसे बोलते हैं हम लोग, मतलब क्या बोलेंगे, वेरिएशन। किसका वेरिएशन, वेरिएशन ऑफ जी, वेरिएशन ऑफ जी मतलब स्मॉल जी की वैल्यू जो है वो कहाँ कहाँ वैरी करेगा, इसे हम लोग देखेंगे आज और इसे पढ़ने वाले हैं। देखिए जी इक्वल टू क्या है, GM/r²। आर को क्या बोलते हैं, रेडियस। आर हो गया रेडियस ऑफ अर्थ, ये क्या है, रेडियस ऑफ, ठीक है। चलिए जी की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होगा कहाँ पे, तो जी की जो वैल्यू है ये मैक्सिमम होता है, जी की वैल्यू कहाँ पे, एट द पोल पे। पोल का मतलब नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो जी की वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम होता है। कहाँ पे मैक्सिमम होता है, एट द पोल, ठीक है। चलिए, तो जी की वैल्यू मैक्सिमम हो गया, कहाँ पे हो गया जी की वैल्यू मैक्सिमम, इसका मतलब उसका जो रेडियस है वो क्या हो जाएगा, रेडियस मिनिमम होगा, क्योंकि वो इन्वर्स है, स्क्वायर, रेडियस के स्क्वायर का इन्वर्स होता है जी। ऐसे लिख सकते हैं, जी जो है 1/r²। रेडियस ऑफ अर्थ मिनिमम है तो जी मैक्सिमम हो जाएगा। ये मिनिमम है आर, आर का मतलब रेडियस, ये मिनिमम है तो ये मैक्सिमम होगा। आर ये कहाँ मैक्सिमम होता है, आर मैक्सिमम होता है इक्वेटर पर, ठीक है। आर यदि मैक्सिमम हो गया, ये रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, इक्वेटर पे मैक्सिमम होता है। क्या मैक्सिमम होता है, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, ये मैक्सिमम होता है, ठीक है, याद रखने का है ये सब। तो देखिए ज़रा, कहाँ पे मैक्सिमम होता है, पोल पे मैक्सिमम होता है। कौन मैक्सिमम होता है, जी की वैल्यू, इसका मतलब रेडियस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्स है ये। जी जो है वो इन्वर्स, ऐसे बोल सकते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसका, रेडियस के स्क्वायर का। तो आर जो है ये आर मैक्सिमम हो जाएगा इक्वेटर पर, मतलब जी की वैल्यू क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, ये याद रखने का है। और किस पे जी की वैल्यू डिपेंड नहीं करता है, मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। चलिए, तो मैक्सिमम कहाँ हो गया, तो मैक्सिमम हो गया पोल पे। दूसरा, अब हम लोग जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे तो जी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज करेगा, मतलब जी जो है, द वैल्यू ऑफ जी इज डिक्रीजेज। जी की जो वैल्यू है, स्मॉल जी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज करेगा। कब डिक्रीज करेगा, जब ऊपर की ओर जाएंगे, एज वी गो अप। जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे
ये जी की वैल्यू है वो डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा? क्योंकि डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है। कहाँ से? अर्थ से ऊपर की ओर कम हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है। तो देखिए जी की वैल्यू ये डिक्रीज करेगा, इसका मतलब ये इंक्रीज करेगा। क्या इंक्रीज करेगा? रेडियस ऑफ अर्थ, मतलब डिस्टेंस इंक्रीज करेगा। कहाँ से इंक्रीज करेगा? सरफेस ऑफ अर्थ से। तो जी डिक्रीज करेगा जैसे जैसे ऊपर जाएंगे। क्यों डिक्रीज करेगा? तो जी डिक्रीज करेगा, जी की वैल्यू डिक्रीज करेगा जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे। मतलब डिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ते जाएगा। कहाँ से? अर्थ के सरफेस से। तो जी इज डिक्रीजेज एज वी गो अप, मतलब जो डिस्टेंस होगा कहाँ से? डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ इंक्रीजेज। जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे अर्थ से, ठीक है, उसकी डिस्टेंस घटेगा। जब डिस्टेंस घटेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज करेगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये घटेगा तो ये इंक्रीज करेगा, और ये इंक्रीज करेगा तो जी की वैल्यू डिक्रीज करेगा। बस यही याद रखना है यहाँ पे। इसी को बोलते हैं वेरिएशन ऑफ जी। और जैसे जैसे अर्थ के सरफेस से उसके डिस्टेंस बढ़ेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज करेगा। और जीरो कहाँ पे हो जाएगा? अर्थ सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे, सेंटर ऑफ द अर्थ पे क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जी जो जीरो हो जाएगा कहाँ पे? सेंटर ऑफ द अर्थ। सेंटर किसका? अर्थ का। जी जीरो हो जाएगा। कहाँ पे जीरो हो जाएगा? तो जी जीरो हो जाएगा सेंटर ऑफ द अर्थ पे। अर्थ के सेंटर पे जी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज करेगा। ये याद रखने का है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग कुछ, अब जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, अब हमें फाइंड करना है स्मॉल जी की वैल्यू, ये क्या होगा, ठीक है। स्मॉल जी की वैल्यू, और एक चीज़ याद रख लिए, ये मास जो है मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड नहीं करता है। मास ऑफ अर्थ पे क्या हो? नॉट डिपेंड्स। कौन डिपेंड नहीं करता है? जी की वैल्यू डिपेंड नहीं करता है। किस पे? मास पे नहीं डिपेंड करता है। जैसे एक कॉइन ले ले, ठीक है, और एक स्टोन ले ले लार्ज साइज का थोड़ा, दोनों को सेम हाइट से गिराएंगे, दोनों सेम एक ही साथ में गिरेगा। मास पे डिपेंड नहीं करता है वो। बोले सर एक साथ में आगे पीछे, अब जैसे एक कागज़ का, ठीक है, एक कागज़ को, एक पेज को गिरा दें और एक स्टोन को गिरा दें, तो बोलिएगा सर स्टोन जो है वो पहले ड्रॉप करता है, लेकिन यदि दोनों को वैक्यूम पे ले आकर गिराएंगे तो दोनों क्या हो जाएगा? एक ही साथ गिरेगा, क्योंकि वो मास पे डिपेंड नहीं करता है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस का काम करता है, एयर रोकने का काम करता है उसके वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। उसका वॉल्यूम ज़्यादा है तो उस पर एयर रेजिस्टेंस का काम करता है, इसलिए वो क्या होगा? जो पेज है, कागज़ की जो टुकड़ा है, वो धीरे धीरे गिरेगा, मास पे डिपेंड नहीं करता है। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए जी की वैल्यू फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? तो जी की वैल्यू के लिए जी एम बाई आर होता है, जी एम बाई आर स्क्वायर। ये तो पता है, इसे क्या बोलते हैं? मान लीजिए जी फाइंड करना है स्मॉल जी, कैपिटल जी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। किसकी वैल्यू फाइंड करना है? जी की वैल्यू फाइंड करना है। इसके लिए क्या चाहिए? कैपिटल जी, मतलब हमें क्या फाइंड करना है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कैसे फाइंड करना है? इसके लिए क्या चाहिए? कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर। कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर। जी इक्वल टू क्या होता है? जी एम बाई आर स्क्वायर। मास क्या है? चलिए इसकी मास मान लीजिए, सपोज कर लिए इसकी मास दिया हुआ है मास ऑफ मून। चलिए यहाँ पे लिखते हैं मास ऑफ मून। ये सपोज गिवन है 7.4 इंटू 10⁻⁻22 kg। सपोज कर लिए ये गिवन है। रेडियस भी दिया हुआ, रेडियस ऑफ, ये रेडियस भी दिया हुआ है 1740 किलोमीटर। इसे मीटर में चेंज कर दिए तो किलोमीटर से मीटर में करना है, तो किलोमीटर से मीटर में करेंगे तो क्या किए? 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मीटर में हो गया। 174 मीटर आ गया। अब क्या फाइंड करना है? स्मॉल जी की वैल्यू फाइंड करना है, जी एम बाई आर स्क्वायर। तो जी कितना हो गया? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मास कितना हो गया? 7.4 इंटू 10⁻⁻22 kg हो गया। इंटू आर कितना? रेडियस ऑफ 174
इंटू 1 2 3 4 10 की पावर 4। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आ जाएगा 1.63, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये क्या हो गया, एक्सेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी है कहाँ पे, ऑन द सरफेस ऑफ द मून। एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून क्या हो जाएगा 1.63। मतलब एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ पे, ऑन मून पे, कितना होगा 1.63 इंटू 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी ऑन मून कितना हो जाएगा, ये मून पे कितना हो जाएगा 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल जी की वैल्यू फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, gm/r²। कितना हो जाएगा, ऑन द सरफेस ऑफ द मून एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो जाएगा 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करने की फार्मूला है। क्या है फार्मूला, 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब अगला जो टॉपिक है वो हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ क्या, मोशन, लेकिन किस पे, इन फ्रीली फॉलिंग बॉडी। कोई बॉडी जो फ्री फॉल करता है, फ्री फॉल करते समय वो मास पे डिपेंड नहीं करता है। फ्री फॉल के बारे में बता चुका, यदि नहीं पता है या दिक्कत है तो आप लोग मेरे पुरानी वीडियो देख लीजिएगा। यदि उसमें भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे ज़रूर पूछ लीजिएगा, लिंक मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। तो देखिए ज़रा, अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो है इक्वेशन ऑफ मोशन इन फ्रीली फॉलिंग बॉडी, क्या क्या होता है, फिर बहुत सारा क्या है उससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन इन फ्रीली फॉलिंग बॉडी देखते हैं। आप लोग बने रहिए, ठीक है। चलिए अब देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन किस में, फ्रीली फॉलिंग बॉडी। इक्वेशन ऑफ मोशन इन फ्रीली फॉलिंग बॉडी, जैसा कि आपको पता है, आप लोग जानते होंगे जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन। यदि जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन आप लोगों को पता है, ठीक है, यदि जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन पता है तो इक्वेशन ऑफ मोशन इन फ्रीली फॉलिंग बॉडी भी आप लोगों को पता हो जाएगा। थोड़ा सा चेंजेज है, तो देखिए ज़रा, पहले मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए बच्चों इधर, अब क्या है ये, पहला जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन। तो जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, आप समझिए इधर। तो जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन, यदि आप लोग जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन जानते होंगे और उम्मीद है आप लोगों को पता भी होगा, जैसे v इक्वल टू क्या होता था, u प्लस AT। नंबर 2 s इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यदि नहीं जानते हैं तो देख लीजिए, इसे बोला था जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन। चैप्टर 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं, चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, जिन बच्चे को जो प्रॉब्लम है तो आप पुराने वीडियो देख सकते हैं हमारे चैप्टर 1 की। अब देखिए, सपोज कीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसे हम लोग वर्टिकली क्या करते हैं, थ्रोन अपवर्ड, थ्रोइंग वर्टिकली अपवर्ड। कहाँ फेंकते हैं, मान लीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रोइंग वर्टिकली, कहाँ फेंकते हैं, अपवर्ड। तो उस कंडीशन में जो A होता है वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाता है G में, और नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो उसकी जो डिस्टेंस है दूर होते जाती है, इसलिए G की वैल्यू घटते जाती है। G अर्थ पे मैक्सिमम होता है, ठीक है, सेंटर ऑफ अर्थ पे 0 हो जाएगा। तो देखिए ज़रा, G की वैल्यू क्या हो गया, माइनस में हो गया, क्योंकि ग्रेविटी कहाँ लग रहा है, अर्थ पे, और उससे ऊपर भाग रहे हैं, ऊपर क्यों जा रहा है ऑब्जेक्ट। तो उस कंडीशन में देखिएगा, यहाँ पे पहला इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो v इक्वल टू u माइनस GT, v इक्वल टू u माइनस GT। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी फाइंड करेंगे। उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी, मान लीजिए हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली फेंकेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ होगा, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी G, जिसकी वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम। दूसरा s, यहाँ पे डिस्टेंस था, यहाँ पे क्या बोलेंगे, h। तो h इक्वल टू UT माइनस हाफ GT स्क्वायर। थर्ड क्या हो गया, v स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर माइनस 2GH। जो डिस्टेंस वो हाइट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। चलिए
अब कोई ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की ओर फेंक रहे हैं, थ्रोइंग वर्टिकली डाउनवर्ड, थ्रोइंग वर्टिकली डाउनवर्ड, थ्रोइंग वर्टिकली डाउनवर्ड, नीचे की ओर फेंक रहे हैं। तो उस कंडीशन में v इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस जी टी, मतलब g की जो वैल्यू है वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि वो अर्थ ग्रेविटी किधर नीचे की ओर और नीचे ही आ रहे हैं, उसी ओर आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, प्लस हो गया, उसका डिस्टेंस कम होते गया। h इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। बस इसी से सारा क्वेश्चन बन जाएगा और कुछ कंसेप्ट दे रहे हैं। देखिए, यदि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। कब, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग वर्टिकली थ्रो करते हैं, तो उस कंडीशन, नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं ऑब्जेक्ट को, उस कंडीशन में भी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। लेकिन इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ होगा, कुछ वेलोसिटी से तो फेंकेंगे। चलिए यहाँ पे, और g की जो वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्वेश्चन में यदि g की वैल्यू 10 दिया रहेगा तो 10 ही हम लोग फॉलो करेंगे, मेंशन करेंगे, ठीक है। चलिए, अब यदि किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंक रहे होते हैं तो उस कंडीशन में इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड, और v की जो वैल्यू है, ठीक है, वो मैक्सिमम हो जाएगा, नीचे आते आते बढ़ते जाएगा, v की वैल्यू बढ़ते जाएगा, वो v की वैल्यू इंक्रीज करते जाएगा, ठीक है, v की वैल्यू बढ़ते जाएगा, v की वैल्यू इंक्रीज करेगा। तो कुछ कुछ पॉइंट है जिसे आप याद रखेंगे तो सारा न्यूमेरिकल्स बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए, इतने सारे चीज़ को याद रखना है, बाकी सारे न्यूमेरिकल्स आप लोग बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए अब हमें क्या करना है, इनिशियल वैल्यू फाइंड करना है, कितना होगा, फाइनल वेलोसिटी, नीचे से ऊपर फेंकेंगे उस कंडीशन में फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगा, जब ऊपर से नीचे आएगा उस कंडीशन में इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। मान लीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पे फेंक रहे हैं, अब यहाँ से फिर ऑब्जेक्ट गिरेगी, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। नीचे से ऊपर फेंकोगे तो क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाता है, आके 0, कुछ देर के लिए वो माइन्यूट, मतलब एकदम मिनट सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए, 0 सेकंड के लिए, कुछ सेकंड के लिए लगेगा जैसे कोई ऑब्जेक्ट वहाँ पे जाके रुक गई है, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0। तो ये सारे चीज़ को आप याद रखेंगे, पता हो जाएगा, बना लेंगे, समझ लेंगे, मेमोरी पे डाल लेंगे तो सारा न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, देखिए ज़रा न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होता है, क्या क्या दिक्कत आ सकता है। तो चलिए देखिए ज़रा, देखिए अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। बोला जा रहा है अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, कहाँ, इट गोज थ्रू अ डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस दिया है, 19.6। तो बोला जा रहा क्या फाइंड करना है, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करना है, फिर क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है कि वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, ठीक है। चलिए, इनिशियल वेलोसिटी, तो देखिए ज़रा, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी बॉडी को हम लोग क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं वर्टिकली अपवर्ड, उस कंडीशन में फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड। उस कंडीशन में फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। हाइट कितना दिया है, 19.6 मीटर, हाइट कितना है, 19.6 मीटर। तो क्या पूछा जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी u कितना होगा। जैसा कि पता है g गिवन नहीं है, इसका मतलब कितना लेना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, g की वैल्यू होता है, ये फिक्स है, कितना है, g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी। तो देखिए v है, g है और h है हमारे पास, तो इससे हम लोग इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करेंगे। जैसे एक होता है फॉर्मूला v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, v पता है, g पता है और h पता है, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी की पता कर सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी v कितना है, 0 है तो 0 की स्क्वायर, u तो अननोन है लिख दिए, g कितना है 9.8, h कितना है 19.6। इससे हम लोग
u की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और आप बनाइए ज़रा, आप भी बना सकते हैं, आप भी फाइंड कर सकते हैं, इसलिए आप भी बना सकते हैं। तो चलिए 0 हो गया, u स्क्वायर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 19.6, ठीक है। चलिए अब ये 19.6, ये 19.6 है, तो एक कम। हेलो बच्चों, देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है, अ क्रिकेट बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। एक क्रिकेट बॉल है, उसे कहाँ से ड्रॉप कर दिए, मान लीजिए क्रिकेट बॉल है वो 20 मीटर के हाइट से ड्रॉप हो रहा है। एक क्रिकेट बॉल है वो 20 मीटर हाइट से ड्रॉप हो रहा है। देखिए ज़रा, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग सर्टेन हाइट से ड्रॉप करते हैं तो उस कंडीशन में इनिशियल वेलोसिटी कितना होता है, 0 मीटर पर सेकेंड। और यदि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग वर्टिकली थ्रो करते हैं तो उस कंडीशन में फाइनल वेलोसिटी होता है 0। चलिए और देखिए क्वेश्चन में क्या दिया, g की वैल्यू गिवन है, तो g है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए g भी दिया है और हाइट भी पता है 20। तो क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द स्पीड, मतलब फाइनल वेलोसिटी, मतलब स्पीड कैसे फाइंड करेंगे, v इक्वल टू जैसे u प्लस जी टी। आपके पास टाइम है क्या, तो आपके पास टाइम नहीं है। तो देखिए ज़रा यहाँ पर क्या है, v भी नहीं पता है, ओनली u पता है और g पता है, इसलिए इस फार्मूले से हम लोग क्या करेंगे, तो इस फार्मूले से स्पीड को फाइंड नहीं कर सकते। स्पीड का मतलब क्या, स्पीड का मतलब फाइनल स्पीड, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है, ठीक है। चलिए और दूसरा फार्मूला, अब यहाँ पर देखिए ज़रा, यदि आप यूज करते हैं h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो क्या यूज कर सकते हैं आप, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। प्लस क्यों लिए, क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल कर रहा है, u पता है, t तो नहीं पता है, इसका मतलब ये भी फार्मूला यूज नहीं कर सकते हैं। तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो चलिए यहाँ से v फाइंड करना है, u हमें पता है 0 है, g 10 है और h कितना है, तो h है 20। तो v स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, ये मिलके हो गया 400। तो v कितना हो गया 400 की स्क्वायर रूट, मतलब कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब v की वैल्यू कितना आ गया, तो v की वैल्यू आया 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए दूसरा टाइम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द टाइम इट टेक्स टू फॉल थ्रू दिस हाइट। यहाँ से यहाँ तक आने में, फॉल करने में कितना टाइम लगाया, वो फॉल करने में कितना टाइम लगा। तो कैसे फाइंड करेंगे, अभी हमारे पास v भी आ चुका, v इक्वल टू यू प्लस जी टी से फाइंड कर सकते हैं। v हमारे पास है 20, u है 0, g है 10, ठीक है। चलिए तो ये 0 था, मतलब क्या, कुछ भी नहीं। तो t कितना आ गया, t आ गया 2 सेकेंड। देखिए कुछ नहीं है, सबसे पहले क्या गिवन है उसे लिखिए और क्या फाइंड करना है उसे लिखिए, ठीक है। बाकी क्या है आप देख लीजिए, सर्टेन हाइट से गिरा रहे हैं, मतलब u 0 हो गया, h की वैल्यू पता है और g कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब हम लोग क्या किए, इससे v की वैल्यू फाइंड कर लिए, फाइनल वेलोसिटी हो गया। जब फाइनल वेलोसिटी मालूम चल गया तो t निकाल सकते हैं v इक्वल टू यू प्लस जी टी से, ठीक है। चलिए बच्चों देखिए ज़रा, अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। बॉल को हम लोग कहाँ फेंक रहे हैं, वर्टिकली अपवर्ड। तो कितने हाइट तक जा रहा है, 19.6 मीटर तक किसी भी बॉल को हम लोग ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। तो वो कितने हाइट तक जा रहा है, 19.6 मीटर। फिर वो क्या कर जा रहा है, एंड देन कम्स बैक टू द, फिर वो ऊपर जाके फिर नीचे आ जा रहा है। तो बोला जा रहा है उस कंडीशन में इनिशियल वेलोसिटी कितना है, टोटल टाइम कितना लगा, और फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल बिफोर जस्ट टचिंग द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड में आने के पहले फाइनल वेलोसिटी क्या था। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या गिवन है आप उसे लिखिए। तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो देखिए ज़रा, इस क्वेश्चन में क्या है, हाइट दिया है। तो चलिए h कितना है, h है हमारे पास 19.6 मीटर। तो चलिए हाइट फाइंड करना है, सॉरी हाइट गिवन है 19, किसी भी, फिर से देख लिए, एक बॉल है जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्टिकली ऊपर फेंक रहे हैं। तो जैसे ही ऊपर फेंक रहे हैं
मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, वर्टिकली उसे ऊपर फेंक रहे हैं तो कितना 19.6 मीटर तक ऊपर जा रहा है वो, ठीक है, ऊपर फेंके। उस कंडीशन में जब ऊपर फेंकेंगे आप तो उस कंडीशन में फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, तो फाइनल वेलोसिटी हो गया 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो पूछा इनिशियल वेलोसिटी बॉल का क्या था, किस वेलोसिटी के साथ में बॉल को हम लोग ऊपर, क्या है, किस वेलोसिटी के साथ में बॉल को हम लोग ऊपर फेंके, ठीक है। चलिए फाइनल वेलोसिटी पता है, h पता है, तो इनिशियल वेलोसिटी तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, नीचे से ऊपर जब फेंक रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि g की वैल्यू क्या होता है, माइनस होता है। ग्रेविटी नीचे लग रहा है, उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, मतलब डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, मतलब g की वैल्यू माइनस में, तो डायरेक्ट लिख दिए हम ये। अब यहाँ पर v की वैल्यू को पुट कर दीजिए, u तो फाइंड करना है, g की वैल्यू कुछ दिया क्या, नहीं दिया, तो 9.8, यहाँ पे 19.6, g की वैल्यू, तो g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 0 इक्वल टू यू स्क्वायर 19.6। अब इसे शिफ्ट कर लीजिए तो ये हो गया 19.6 इक्वल टू यू स्क्वायर, तो हो गया 19.6 इक्वल टू यू स्क्वायर रूट, तो u कितना आ गया 19.6 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया हमारा 19.6 किसकी वैल्यू, u की। अच्छी बात है। अब क्या पूछा है, टोटल टाइम, टोटल टाइम कितने जाने में लगा और कितने आने में लगा, ठीक है। मतलब एक बार जाने की टाइम, तो देखिए ज़रा ऐसे कर लेते हैं, t1 जाने का और आने का मान लीजिए t2, दोनों को फिर ऐड कर लिए, ठीक है। अब तो t1 फाइंड करना है और एक बार t2 फाइंड करना है, फिर दोनों को ऐड करना है, ऐसे बनाइएगा तो थोड़ा सा लॉन्ग पड़ेगा। तो देखिए नंबर 2, तो v इक्वल टू यू माइनस जी टी। अब यहाँ से आपके पास u आ चुका, v कितना है, तो v 0 है, u है 19.6 माइनस g कितना है 9.8 इंटू टी। अब इसे शिफ्ट कर लिए, चलिए इसे ही शिफ्ट करते हैं, तो ये है हमारा माइनस 19.6 और ये हमारा हो गया, और ये हमारा हो गया माइनस 9.8 टी। ये कैंसिल हो गया, मतलब t की वैल्यू कितना आ गया, 2 सेकेंड। तो t की वैल्यू कितना आ गया, तो देखिए ज़रा, t की वैल्यू 2 सेकेंड, t की वैल्यू 2 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड जाने में लगा। तो आने में भी क्या लगेगा, टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, जितना टाइम लगेगा जाने में उतना ही लगेगा आने में, मतलब इसे हम t1 ले लिए, तो देयरफॉर t2 कितना हो जाएगा, 2 सेकेंड। क्यों हो जाएगा, टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, तो जितना जाने में लगेगा उतना क्या लगेगा आने में। तो देयरफॉर टोटल टाइम कितना हो गया, 2 + 2, मतलब कितना हो गया, 4 सेकेंड। तो टोटल टाइम कितना हो गया, 4 सेकेंड। जाने में t1 ये लगा 2 सेकेंड, t2 भी लगा 2 सेकेंड, तो 2 और 2 कितना हो गया, 4, मतलब टोटल टाइम हो गया 4 सेकेंड जाने और आने का। अब बोला फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। अब हम लोग क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है। तो जैसा कि आप पता है फाइनल वेलोसिटी, देखिए ग्राउंड में हिट करने के पहले कितना होगा, जो इनिशियल वेलोसिटी था, यहाँ से जितने के स्पीड से फेंक रहे थे, ध्यान से देखिएगा, पूछा जा रहा है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड में हिट करने के पहले, जब ग्राउंड में आ रहा है हिट करने के पहले फाइनल वेलोसिटी कितना था, कितना है, वही हमें फाइंड करना है। देखिए जितना टाइम, ये तो स्पेस नहीं है, जितना टाइम जिस स्पीड से जो जा रही थी, मतलब बॉल जा रहा था, उसी स्पीड से बॉल क्या हो जाएगा, सेम स्पीड के साथ में क्या करेगा, नीचे की ओर आएगा। मतलब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, सेम, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, 19.6 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, 19.6 मीटर पर सेकेंड। जिस स्पीड के साथ में इनिशियल वैल्यू, जिस स्पीड के साथ में उसे फेंके थे, उसी स्पीड के साथ में वो क्या करेगा, ग्राउंड पे आएगा। तो वही था फाइनल वेलोसिटी बिफोर जस्ट टचिंग द ग्राउंड, भी 19.6 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए आज हम लोग सीबीएसई क्लास 9 के अगले टॉपिक को स्टार्ट करते हुए, जिसमें हम लोग मास और वेट के बारे में पढ़ेंगे।
मास और वेट क्या होता है, ये टॉपिक चल रहा है। तो देखिए ज़रा बच्चों ध्यान दीजिए कि मास क्या होता है, वेट क्या होता है। जनरली बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं कि मास और वेट दोनों सेम होता है, लेकिन ऐसा है नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। अब जैसे सपोज कीजिए एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, आपसे पूछा जाए कि आपकी वेट कितना है, तो आप बोलते हैं 50 kg या 60 kg या 70 kg, जबकि मास जो होता है उसको हम लोग इन टर्म्स ऑफ kg में मेजर करते हैं। तो आज हम लोग मास और वेट के बारे में डिटेल बात करेंगे और जानेंगे। तो देखिए ज़रा, और ये दोनों के बारे में जानेंगे तो ये दोनों का डिफरेंस भी हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे फार्मूले आएंगे जो वेट फाइंड करने में हेल्प करेगा। तो देखिए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चों ध्यान दीजिए और कोशिश कीजिए लिखने की, पेन पेपर निकाल लीजिए। और जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल तो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं पॉज करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग मास के बारे में कि मास होता क्या है। तो देखिए ये होता है, इट इज़ द क्वांटिटी। ये क्या होता है, एक ऐसा क्वांटिटी होता है, इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर, जो क्या होता है, दैट कंटेंट इन इट। मैटर जो क्या होता है उस ऑब्जेक्ट में पूरा समाया रहता है, ठीक है। और वेट क्या होता है, जिस फोर्स से अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है अपनी ओर, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसे ही हम लोग बोलते हैं, उस टाइप के फोर्स को ही बोलते हैं वेट। मास का क्या होता है, मास की ऐसा यूनिट केजी होता है, इसको केजी के टर्म में मेजर करते हैं। मास स्केलर क्वांटिटी होता है। वेट क्या होता है, वेट वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। वेट को हम लोग किस टर्म में, न्यूटन के टर्म में मेजर करते हैं, उसकी ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। अब वो कैसे होता है वो भी देखेंगे। देखिए ज़रा, और मास क्या है, मास ऑलवेज कांस्टेंट होता है, ये चेंज नहीं करता, वैरी नहीं करता है। जबकि वेट जो है वो चेंज करता है, वो वैरी करता है प्लेस टू प्लेस, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये दोनों के बारे में हम लोग जान गए। और वेट को कैसे फाइंड करते हैं, तो वेट को हम लोग फाइंड करते हैं W = m/g। वेट जब भी फाइंड करेंगे तो उसके लिए मास चाहिए। जिस ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी मास 5 kg है, वो क्या कर रहा है, उसे अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है, वो ग्रेविटी में गिर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, जी का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी कितना होता है, 9.8 होता है। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे क्या फाइंड हो जाएगा, उससे वेट फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा लिखना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ज़रा, इसे आप भी कोशिश कीजिए लिखने की। तो मास क्या होता है, इसे हम लोग बोल सकते हैं इट इज़ द मैटर। जैसा कि सभी को पता है, आप पढ़ भी चुके होंगे, क्लास 8 में शायद पढ़े भी होंगे कि ये क्या है, इट इज़ द मैटर, ठीक है। जो क्या होता है, दैट कंटेन्ड इन इट, ठीक है। ये एक मैटर होता है जो क्या होता है उस ऑब्जेक्ट में, वो क्या रहता है, पूरा कंटेंट समाया रहता है, ठीक है। अब देखिए ज़रा, ये हो गया मास, ठीक है। ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। इसकी ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है, तो इसकी ऐसा यूनिट होता है केजी। मास की ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी। नंबर 4 देखिएगा, अब मास जो होता है ऑलवेज कांस्टेंट होता है। मास क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इट इज कांस्टेंट। ये एवरीवेयर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इट इज अ कांस्टेंट, ठीक है। अब इसे हम लोग कैसे मेजर करते हैं, तो इसे बीम बैलेंस से मेजर करते हैं। बटखरा जिसको बोलते हैं, तराजू बोलते हैं। इट इज मेजर्ड बाय, कैसे मेजर करते हैं, तो इसे हम लोग बीम बैलेंस से मेजर करते हैं। कैसे मेजर करते हैं, तो बीम बैलेंस। तो हम लोग इसे कैसे मेजर करते हैं, तो इसे हम लोग बीम बैलेंस से मेजर करते हैं। कैसे मेजर करते हैं, तो इसे मेजर करते हैं बीम बैलेंस से, ठीक है। चलिए, तो इट इज मेजर्ड बाय बीम बैलेंस। अब यहाँ पे वेट की डिफिनीशन क्या है, वेट क्या होता है, उसे हम लोग जानेंगे। तो देखिए, अभी जैसा कि बताएं, ये एक ऐसा फोर्स होता है जो अट्रैक्ट होता है किधर, टुवर्ड्स द सेंटर, और जिस फोर्स से उसको अट्रैक्ट करता है उसे ही हम लोग बोलते हैं वेट, ठीक है। अब वेट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि W = अभी देखेंगे m/g, kg × मीटर/सेकेंड²। ये मिलके न्यूटन बनता है। मतलब न्यूटन क्या है, फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इसलिए वेट क्या है, नथिंग बट फोर्स।
एक ऐसा फोर्स जो ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। किधर अट्रैक्ट करता है, अर्थ की ओर, और जिस फोर्स से अट्रैक्ट करता है उसे ही हम लोग बोलते हैं वेट। तो देखिए ये क्या है, इट इज द फोर्स, इट इज द फोर्स, क्या है ये, एक फोर्स है। तो इट इज द फोर्स, इट इज द फोर्स विथ विच इट इज अट्रैक्टेड, इट इज अट्रैक्टेड, कहाँ अट्रैक्ट करता है, तो इट इज अट्रैक्टेड किधर, टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। चलिए नंबर 2, ये कैसा है, तो वेक्टर क्वांटिटी है। ये कैसा क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर का मतलब जिसमें क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, उसे ही हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, चलिए ये क्या होता है, कांस्टेंट नहीं होता है, इट इज़ नॉट कांस्टेंट। यदि आप जाइएगा स्पेस में तो आपकी वेट चेंज हो जाएगा, क्योंकि वहाँ ग्रेविटी नहीं होता। वेट किस पे डिपेंड करता है, मास और ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। कैसे पता करेंगे किस चीज़ पे डिपेंड करता है, जिसके बारे में पूछा जाए उसकी फार्मूला आपको पता होना चाहिए। जैसे W = m/g, तो मास और ग्रेविटी, मास और ग्रेविटी। स्पेस में जाइएगा तो वहाँ ग्रेविटी नहीं होता है, इसीलिए वेट वहाँ क्या हो जाता है, नेग्लिजेंस, मतलब वहाँ वेट नेग्लेक्ट, नहीं के बराबर होता है। इट इज़ नॉट कांस्टेंट, ठीक है, चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो चेंज हो जाता है प्लेस टू प्लेस पे। यदि आपका वेट अर्थ में 600 मान लीजिए न्यूटन है, ठीक है, तो स्पेस में क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। 1/6 × 600, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, वहाँ पे 100 न्यूटन, मतलब वेटलेस हो जाइएगा आप वहाँ पे, इसलिए वेट कम होता है स्पेस में, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी नहीं होता है। तो ये कांस्टेंट नहीं होता, ये चेंज करता है प्लेस टू प्लेस। कैसे मेजर करते हैं, स्प्रिंग बैलेंस से। इट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। इसे हम लोग कैसे मेजर करते हैं, तो इसे मेजर करते हैं हम लोग स्प्रिंग बैलेंस से। कैसे मेजर करते हैं, तो इसे हम लोग मेजर करते हैं, इट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे W = क्या हो गया, m/g। नाउ इट इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द वेट। W फॉर क्या हो गया, वेट, मास हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया, ये हो गया मास, और ये हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या हो गया, ये मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, चलिए इसे हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। देखिए जरा, मास का क्या हो गया kg, एक्सेलरेशन का हो गया मीटर/सेकंड², और जैसा कि पता है सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं हम लोग, फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। kg मीटर/सेकंड² मिलके क्या बनता है, यही तो बनता है न्यूटन। इसलिए बोले कि वेट जो है उसकी ऐसा यूनिट क्या हो गया, न्यूटन। इसलिए कोई भी पूछेगा कि वेट कितना है तो हम लोग जनरली बोलते हैं kg में, ठीक है, जबकि होना चाहिए न्यूटन। अब वेट फाइंड करना है तो मास चाहिए और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब देखिए, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी मास है मान लीजिए 1 kg और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, 9.8 मीटर/सेकंड²। कितना है, 9.8 मीटर/सेकंड²। तो ये मिलके कितना बन गया, 9.8 kg मीटर/सेकंड², मतलब न्यूटन। बोल सकते हैं कि वेट ऑफ 1 kg मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9.8। मतलब वैसा ऑब्जेक्ट जिसकी मास 1 kg है उसका वेट कितना हो जाएगा, 9.8 न्यूटन हो जाएगा। यही था हमारा मास और वेट की डिफरेंस, और दोनों के बारे में पूरा बता चुके। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा 9th वाले के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आता है। ठीक है, तो इसलिए 9th वाले से ज़रूर देख ले। जितने भी सारे हमारे चैनल में जितने भी सारे बच्चे हैं
इसे ज़रूर देख लें, ज़रूर लिख लें। मान लीजिए आपकी अर्थ में वेट x है, ठीक है, तो मून में कितना हो जाएगा आपकी वेट, उसका 1/6 हो जाता है, तो 1/6 इंटू एक्स। एक्स कहने के मतलब जो भी वेट होगा, जनरली हम लोग इसको x के टर्म में ले रहे हैं। आप यहाँ x के इक्वल में यदि मान लीजिए 100 लेते हैं तो 1/6 इंटू 100, 1/6 इंटू 100, ठीक है। मान लीजिए 600 है तो 1/6 इंटू 100, ठीक है। 600 है तो 1/6 इंटू 600, दैट मीन्स 1। तो ये इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, यदि 200 है तो 1/6 इंटू 200, 33.33 चलते जाएगा ये। अब चलिए कुछ हम लोग इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करते हैं जो सिंपल है, आप लोगों को बहुत इजी है, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए देखिए और बने रहिए और फ़ायदा लेते रहिए। चलिए देखिए बच्चों, अब हम लोग क्या है इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे जो वेट से रिलेटेड होगा। तो देखिए ज़रा क्वेश्चन क्या, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। बोला जरा व्हाट इज़ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज मास इज, कितना है, उसके मास कितना है 5 kg। तो बोला जा रहा वेट, किसका वेट, ऑब्जेक्ट का वेट, जिसकी मास कितना है 5 kg, जिसकी मास कितना है 5 kg। तो देखिए इसे बोला जा रहा व्हाट इज़ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बोला जा रहा ऑब्जेक्ट की वेट कितना है, व्हाट इज़ द वेट, ठीक है, व्हाट इज़ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज मास, जिसकी मास कितना है, हुज मास इज 5 kg, जिसकी मास कितना है 5 kg मास है। चलिए तो W इक्वल टू क्या होता है m इंटू जी, मास कितना है 5 kg, जी कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जी कितना है 9.8, जी कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए कितना आता है, 8 5 जब 40, 0 9 5 जब 40, 49 न्यूटन। चलिए सिंपल था ये, हम लोग क्या किए फार्मूले में पुट कर दिए W इक्वल टू m इंटू जी, एकदम सिंपल था। मान लीजिए कभी क्या आ जाएगा, कभी ऐसा भी आ जाएगा, जैसे W इक्वल टू m इंटू जी है, बोलेगा मास कितना हुआ तो हो जाएगा W/g, ये मल्टीप्लाई से शिफ्ट कर दिए तो क्या हो गया ये W/g। कभी ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, एक फार्मूला आपको पता होगा तो सारे उससे रिलेटेड जितना भी सारा है हम फाइंड कर सकते हैं। तो वेट पूछा है तो मास और ग्रेविटी होना चाहिए, मास पूछेगा तो वेट और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नहीं भी दिया है लेकिन हमें पता है कि वो 9.8 के इक्वल होता है। यदि बुक में दे दिया है, क्वेश्चन में गिवन है 10 लेना है तो आप 10 ही लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन जिसकी वेट, एक आदमी है जिसकी वेट कितना है 600 न्यूटन, कहाँ पे है अर्थ पे। तो बोला उसकी मास कितना होगा, बहुत सिंपल है, उसकी मास कितना होगा, चलिए हम लोग निकाल ले। फिर बोला गया है यदि हमें उसे उठा के मून पे लेके जाएं, ठीक है, तो मास ऑफ मून कितना होगा और ग्रेविटी मून पे कितना होगा। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग क्या यूज करेंगे, W इक्वल टू m इंटू जी। यहाँ पे दिया क्या है वेट, कितना दिया गया वेट, एक आदमी है जिसकी अर्थ पे कितना वेट है 600, तो चलिए यहाँ पे 600, ठीक है। मास क्या है उसकी नहीं पता है, लेकिन ये तो पता है ग्रेविटी के बारे में, क्वेश्चन में जैसा दिया है, ठीक कितना दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। कट कर दीजिए, कितना आएगा उसकी वेट 60 kg। वो जो आदमी है उसकी मास कितना है, अर्थ पे उसकी वेट दिया है, अर्थ पर उसकी वेट है 600 न्यूटन, ठीक है, तो उसकी मास कितना है अर्थ पे, तो 60 kg। चलिए फिर क्वेश्चन में बोला है, फिर क्वेश्चन में बोल रहा है इफ़ ही वी आर टेकन टू द मून, फिर उसको उठा के लेके गए मून पे तो उसका वेट हो गया 100 न्यूटन, ठीक है। तो देखिए ज़रा अब क्या करना है, वेट ऑफ मैन ऑन मून, वेट ऑफ मैन, ठीक है, ऑन मून कितना है 100 न्यूटन। वेट किसकी वेट, मैन की मून पे कितना है 100 न्यूटन। अब यहाँ से देखिए इसी को उठा के लेके जा रहे हैं, उसी को उठा के लेके जा रहे हैं, तो मास किसकी, मैन की कितना है 60 kg। कहाँ से आया, हमें फाइंड करना था, हम फाइंड किए। तो क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि मास मून पे कितना होगा उस आदमी का, ठीक है।
तो चलिए हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, W इक्वल टू एम इंटू जी। तो वहाँ से क्या निकाल लेंगे हम लोग, G फाइंड कर सकते हैं। चलिए यही फार्मूला है। तो देखिए मास तो हो गया 60, G फाइंड करना है कितना होगा, वेट कितना दिया है, चलिए वेट है 100 न्यूटन, मास कितना है 60 kg इंटू जी। अब क्या किए 0 0 कट कर दीजिए, 10/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू जी। तो 2 से 2 5 जा, 2 3 जा, तो जी कितना हो जाएगा 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब 5/3 है, अब इसे डिवाइड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 3 1 जा 3, ठीक है, कितना आ गया 2 0, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया ये। तो देखिए ज़रा क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए और इधर ध्यान दीजिए और लिखते रहिए इसे। मान लीजिए एक आदमी था जिसकी वेट दिया गया अर्थ पे कितना वेट है, तो बोला जा रहा है उसकी मास कितना था अर्थ पे, जी की वैल्यू दिया है। अब जैसा कि पता है फार्मूला से W इक्वल टू क्या होता है m इंटू जी, जैसा कि हमें पता है, तो हमें क्या पता है कि W इक्वल टू क्या होता है m इंटू जी। वेट कितना है 600, मास नहीं पता है अर्थ पे कितना होगा, जी पता है, तो हम लोग मास फाइंड कर लिए अर्थ पे कितना हो गया। फिर इसी को उठा के मून पे लेके गए हैं, तो मून पे उसकी वेट कितना हो गया 100 न्यूटन, मास दिया है तो जी निकालना है। इस फार्मूले से कर लिए W इक्वल टू m इंटू जी और वैल्यू को शिफ्ट कर दिए, ठीक है। चलिए तो इसी तरह से हम लोग स्टार्ट करते। तो ये हमारा पहला टॉपिक जो था ग्रेविटेशन का वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद आता है इसी चैप्टर पे प्रेशर आ जाएगा। ये प्रेशर से रिलेटेड हम लोग प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, थ्रस्ट के बारे में पढ़ेंगे, लिक्विड प्रेशर के बारे में कि लिक्विड भी क्या करता है, प्रेशर एग्जर्ट करता है, और एयर जो वो भी प्रेशर लगाता है जिसे बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा हमारा इसी से रिलेटेड वीडियो बनने वाला है। आई होप कि हम बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ जो हमारे चैनल पर नए हैं, जो नए नए बच्चे आए हैं, वो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। और हमारे चैनल को थोड़ी सी नोटिफिकेशन भी मिलते रहे, इसलिए आप उसे ज़रूर बेल आइकन दबा देंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिल